हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपके लाया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है और मैं आपको समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से जितना सारा सवाल बनता है ना वो सब के सब डील हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे तो करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करना है। सवाल यहाँ पे बनता है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी कि इस चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल समझ रहे हैं ना, केमिकल चीज जिसको बोलते हैं केमिकल है, केमिकल है तो केमिकल का रिएक्शन करवाएंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन जाता है तो केमिकल को रिएक्शन करवाएंगे और वो रिएक्शन करके जो है वो समीकरण होगा, रिएक्शन होगा और एक नया पदार्थ बनेगा। तो उसी को बोलते हैं ना रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको, सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ अकेले, मेरी बात को ध्यान से अगर आप सुनोगे ना तो मेरे ख्याल से आपको ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना आपने कॉपी में छाप लेना, ठीक है ना। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, मिलता है, ठीक है ना, उसके बाद मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और के साथ मिल जाता है उसके बाद रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है और नया पदार्थ बनता है। और जो नया पदार्थ बनेगा ना वो पहले वाला पदार्थ से पूरा अलग होगा, उसका क्वालिटी अलग होगा, उसका गुण अलग होगा, है ना, बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वैसा जब काम होता है, वैसा जब क्रिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल है, याद हो जाएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ पुराने पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहां पे लिखता हूं मैं, जैसे देखो H2Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, अब देखो हाइड्रोजन एक गैस है ना, क्लोरीन तत्व है ना। अब हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन तत्व है, ये दोनों मिला, गैस अलग है, गैस और क्लोरीन जो है तत्व है। अब ये दोनों मिला तो HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप इसको लिखिए, मेरी बात को सुन सुन कर, ताकि इसका नाम याद हो जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको संतुलित करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भी संतुलित समीकरण। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। अब देखिए होता है क्या है, हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन मिला क्लोरीन से, तो जो दो पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलता है, जब अभिक्रिया होता है, जो मिलता है, जो अभिक्रिया होता है, जिससे अभिक्रिया होता है उसी को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, अभिकारक, ठीक है ना, उसी को अभिकारक कहते हैं। और मिलने के बाद नया पदार्थ बन गया, क्या बना, ये बना HCl बना, पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बने या तो फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे बोल सकता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। तो देखो ये तो 2 पदार्थ मिला, 2 मिला और 2 मिलने के बाद एक नया बना। अब बोलेंगे सर अकेले कैसे होगा, अकेले वाला भी दिखाता हूं। तो समझ आ गया, ये जब यानी कि समझो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेंट हो रहा है, ठीक है, जो जो पदार्थ भाग ले रहा है, यानी कि बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया क्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्लियर है। अब आपको अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, डिफिनेशन याद हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिकारक के बाद बने, यानी कि अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप गर्म करोगे ना, जब इसको गर्म करोगे तो CaO बन जाएगा और CO2 जो है गैस बन जाएगा। अब देखो एक पदार्थ था ना, मैंने क्या बोला था, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन याद कीजिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और के साथ अभिक्रिया करता है ना, और उसके बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुण अलग होता है, क्वालिटी अलग होता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर ही बोला था, चूना पत्थर। इस सब नाम याद रखिएगा, हम अलग से फिर ऐसे तो लिखाएंगे अगला चैप्टर में, अभी पढ़ना है, लेकिन अभी से आपको इसका नाम याद रखना है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो।
चूना पत्थर बोलो, संगमरमर भी इसी को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करें, जब गर्म के, तो क्या बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कली चूना, कली चूना, हाँ कली चूना बोलते हैं, ठीक है ना। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कली चूना को आप बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जो ढिक्का ढिक्का रहता है ना, ढिक्का जो रहता है जैसे पत्थर के जैसा रहता है ना, ढिक्का नहीं है। अब उस पर पानी डालेंगे तो जाके चूना बनेगा, जो खाने में इस्तेमाल करता है या जो पोताई वगैरह घर में होता है। पानी डालते हैं, उसको पहले पिघलाते हैं, पानी डाल के पहले उसको द्रव बनाते हैं, तो ये ठोस है। CaO क्या है, ठोस है। इसको कली चूना भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड, नाम याद करना है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम इसका है, नोट कर लीजिएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और CO2 तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये तो गैस है। तो देखिए ये क्या था, पत्थर था, और जब इसको गर्म किया तो क्या बन गया, कली चूना बन गया। अब चूना वो बन गया, यहाँ पे चूना पत्थर था, अब इसको गर्म किया तो चूना कली चूना बन गया। चूना मतलब पेंट होगा वो घर, और ये गैस बन गया। देख रहे ना क्या हुआ, पूरा गुण क्वालिटी उसका अलग चेंज हो जा रहा है, उसका भिन्न एकदम हो जा रहा। अब बोलो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में तो यही भाग ले रहा ना, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। और ये जो दोनों बना है, ये जो दोनों बना है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ये सब एग्जाम्पल आपको नोट करते जाना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, ठीक है। इसको मिटाते स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आप जानते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ चेंजेज आता है। अभी आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, क्या हुआ, कभी गैस बन जा रहा, कभी कुछ द्रव्य बन जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्या चेंजेस हो सकता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है, गैस बन सकता है, ठीक है ना, गैस बन सकता है। और या तो अवक्षेप भी बन सकता है। अवक्षेप मतलब कोई गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ द्रव जैसा जो है बन जाएगा जाके, अवक्षेप, है ना, अवक्षेप बन जाएगा। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कभी कभी रंग में भी परिवर्तन होता है, रंग भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे आपने इसको आगे सारा कुछ ये मैं बताऊंगा पूरा कि रंग भी चेंज हो कैसे होता है। ताप में परिवर्तन, हीट भी बदलता है उसका, है ना, कभी हीट ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ऐसे भी होता है। और अवस्था में भी परिवर्तन होता है, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा या तो फिर ठोस से द्रव्य बन जाएगा, ये भी अवस्था बदलता है। चलिए समझते हैं पहले गैस की उत्पत्ति के लिए कैसे समझेंगे। देखिए अब जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। जब जिंक Zn को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराए, जब इसको बोलते हैं दानेदार जस्ता, है ना, जब जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है अलग हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति हो रही। आपको यही लिखना, पांचों लिखना है। लिखने के बाद एक 1 बाय 1 करके जो मैं बता रहा हूं, तो गैस की उत्पत्ति लिख करके इसके बारे में ये देना है कि जब जिंक को या दानेदार जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और तेजाब बोलते हैं, बैटरी का पानी बोलते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, मजा आएगा यार, है ना। अब सोचो पानी होता है ना, बैटरी वाला पानी जो बैटरी में रहता है वो पानी, और उसमें जब जस्ता डाल देंगे, दानेदार जस्ता, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो गैस की उत्पत्ति हो रही कि नहीं, हो रही ना गैस की उत्पत्ति। दूसरा एग्जांपल देता हूं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया HCl से करवाते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, अब उसकी अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो बन जाएगा NaCl बन जाएगा, और उसके बाद H2O बनेगा, यानी कि जल भी बनेगा, और CO2 भी बनेगा, CO2 भी बन जाएगा। देखो तो CO2 क्या है, गैस है, हो रहा ना। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल बहुत काम है। अच्छा सवाल भी, एक सवाल इससे एक सवाल बनता है, जिंक वाला एक सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है, बोलता है कि जब दानेदार जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कमेंट एवरीबॉडी, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। फिर दूसरा सवाल बनेगा, जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ में आ रहा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जल भी बनेगा, H2O समझ रहे ना, जल है। NaCl समझ रहे प्यारे, NaCl, अरे ये तो इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है ना,
ना, जितना लजीज खाना बना लो, जितना लजीज खाना बना लो, ये नहीं रहेगा तो काम नहीं। सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जिसको है, नमक को बोलते हैं, यानी कि ये है साल्ट है, ये साल्ट है, साल्ट है ना, नमक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया क्या कि गैस की उत्पत्ति, समझ आएगा, गैस की उत्पत्ति जब अभिक्रिया हो रहा तो गैस भी निकल रहा, तो ये तुम नोट कर लेना। चलो अब मैं बताता हूँ अवक्षेप कब बनना है, इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से, स्क्रीन शॉट लेके। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, पहला तो हमारा ओके हो गया, पहले मैंने बता दिया। अब क्या है, अवक्षेप का बनना। अब देखिए कभी जब अभिक्रिया होता है तो अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप जैसे कि देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, AgCl के साथ। तो Na तो पहले AgCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, ठीक है ना, NaNO3 बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जब ये दोनों का अभिक्रिया करवाएंगे तो AgCl जब आप प्रखनली में जब अभिक्रिया करवाओगे, जब मिलाओगे NaCl को AgNO3 के साथ मिलाओगे तो होगा क्या ना, नीचे आके जो है ना AgCl नीचे आके जमा हो जाएगा, गाढ़ा नियर जो है ना द्रव नियर बन, द्रव के जैसा बन करके जो है नीचे जमा हो जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। तो ये जो बना AgCl क्या है, ये अवक्षेप बन रहा और इसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। हालांकि अभिक्रिया का टाइप से मैं बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा, अवक्षेप भी बनता है, इसमें अवक्षेप भी बनता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दोनों एग्जांपल, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, नाम ये देखो, ये जो है ना इक्वेशन जो ये जो दिया हुआ है तत्व का जो यहाँ पे नाम जो रासायनिक समीकरण जो हो रहा है यहाँ पे, इस सब का आपको नाम याद रखना है, बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाए, सल्फ्यूरिक अम्ल, बार बार आएगा, बार बार बोलेंगे, बार बार दिमाग में याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो BaSO4 बन जाएगा, ठीक है ना। बेरियम बोलो क्या बोलते हैं इसको, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनेगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, ये बन जाएगा क्या, ये अवक्षेप बन जाएगा, जाके नीचे जो है जाके जमा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो बेरियम अवक्षेप भी बनता है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको लिख करके हिंदी में लिख दीजिएगा कि जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्लस HCl का निर्माण होता है, ठीक है ना, इसी बात को लिखना है। अच्छा, सवाल ऐसे ही बनता है, देखो मैं बताऊं आपको एक बात, सवाल बनता है क्या होता है जब, देखो बोलता है क्या होता है जब NaCl सोडियम क्लोराइड को Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। अब आपको बनाना है, आपको याद रखना कि जब Na सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम क्लोराइड को AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na क्या AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। ये कैसे होगा, पढ़ने से होगा, है ना, बार बार रिपीट करने से होगा। तो ये भी आप नोट कर लेना। चलो अब हम देखते हैं रंग में परिवर्तन कैसे होगा। रंग में परिवर्तन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट ये एक केमिकल है, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप केमिकल कहाँ से देखोगे, तो हम मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं जो केमिकल करवा के दिखाएं, रंग बदलवा के दिखाएं, लेकिन आप जाने इसको और आप यूट्यूब के माध्यम से इसको, बहुत ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है प्यारे, ये होता है बैगनी कलर का, ठीक है। सवाल बन सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है। अब जब इसमें जो है ना हम नींबू गाड़ देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू निचोड़ देंगे ना तो बैगनी कलर गायब, ठीक है ना, बैगनी कलर गायब हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को तुम YouTube पे सर्च करो कि पोटेशियम परमैंगनेट में जब नींबू डालते हैं तो क्या होता है। तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो करता है, तो इससे होगा क्या ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ओह यस ये होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में जब नींबू का रस गाड़ते हैं तो भाई साहब बैगनी कलर गायब हो जाता है। एक तो मैंने देखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी मैंने इसको देखा था अभी, ठीक है ना, बड़ा मजा आता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो होता है नारंगी रंग का, नारंगी, ठीक है ना, नारंगी कलर का होता है। और जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की जब मिलाते हैं, यहाँ पे ये होता है नारंगी कलर का, ठीक है ना, ये नारंगी होता है, ठीक है ना। और इसमें SO2 जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाते हैं तो इसका रंग नारंगी गायब, नारंगी कलर गायब और डायरेक्ट कौन सा कलर हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा,
तो ये हुआ ना कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका कलर भी बदलता है। अब इस बात के लिए तुम देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर देख सकते हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस HO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको दिखेगा वहां पे जब पोटेशियम डाइक्रोमेट पानी में डाला हुआ है और जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस करें और यहाँ पे गैस प्रभावित करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ना एक गैस छोड़ेंगे, गैस यहाँ पे प्रभावित करेंगे तो उसका कलर गायब हो जाएगा, नारंगी कलर जो है वो गायब होकर हरा कलर में बदल जाएगा, है ना। इसी तो बोलते हैं यार इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अब इससे कोई तुम लोग याद रखना कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ये सब सवाल बनेगा, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलो तो अब ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब है ताप में परिवर्तन, हीट में परिवर्तन। जब हम करते हैं ना, गर्म करते हैं कोई चीज को तो हीट भी बदलता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, समझ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब जब इसमें ना हम क्या करेंगे, H2O मिला देंगे। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना है ना जी, अभी मैंने बता रहा था ये कली चूना। अरे भाई साहब आपने देखा नहीं, जब घर में पेंट उंट होता है, अब तो बोरा में पूरा महीन होकर आता है ना, लेकिन पहले ढिक्का ढिक्का, अभी भी गांव में देखते होंगे ढिक्का ढिक्का टाइप का आता है, या तो आप मार्केट से देखेंगे। उसमें जब पानी डालेंगे ना, जब उसमें पानी डालेंगे तो भाई साहब पूरा हीट, एकदम हीट हो जाएगा, एकदम हीट हो जाएगा। तो CaO कली चूना को, जब कली चूना पर H2O यानी कि पानी जब डालेंगे तो CaOH2 बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट सवाल पूछता है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, COH2। इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना, मतलब पानी डाल दिए बुझ गया ये, ठीक है ना। अब जब इसको डालते हैं ना तो उसके बाद H2O गैस बनेगा और प्लस ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा, हीट, है ना, प्लस निकलेगा हीट, हीट निकलेगा। अब देखो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकला और हीट निकला, हीट हुआ। अब हीट मतलब गर्म हो जाएगा वो, आप उसमें हाथ डालोगे ना तो हाथ भी जल सकता है आपका, ठीक है ना। तो क्या हो रहा, एक ऐसा रासायनिक एक ऐसा रिएक्शन हो रहा जिसको होने के बाद जो है हीट निकल रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम भी आप लोग याद कर लो, ऊष्माक्षेपी, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी से आपको ये वाला बताता हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ये कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। सिंपल सा बात है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हीट निकल रहा। अब कुछ ऐसा भी रिएक्शन होगा जिसमें हीट कम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ताप जो है कम जाएगा। तो जब ताप कमेगा तो फिर उसका अलग बनेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना या इसको भी नोट करना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसके नीचे नोट करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनता है, कहते हैं। बहुत सवाल पूछता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, मैं अभी ऊष्माक्षेपी बता दिया हूँ, ऊष्माशोषी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो नोट कर लेना। तो ये समझ में आ गया ऊष्माक्षेपी। चलो अब एक तो ऊष्माशोषी समझते हैं। अब देखो एक है यहाँ पे अमोनियम, NH4 अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद साथ जो है बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करवाएं, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो बेरियम क्लोराइड बनेगा। उसके बाद अमोनिया बनेगा NH3, यहाँ पे 2 बैलेंस के लिए, और H2O बनेगा पानी, है ना, H2O बन जाएगा, H2O जल बनेगा। यहाँ पे 2 डाल दें ताकि यहाँ पे बैलेंस हो जाए। अब देखो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, नोट कर लेना, अमोनियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और ये अमोनिया बन जाएगा। अच्छा ये भी याद कीजिएगा, ये क्या है, अमोनिया। अब बोलेगा डायरेक्ट कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, सवाल ही पूछा है बिहार बोर्ड में। अब ऐसे ही तो पढ़ना ना, आपको ये सवाल कहीं पे किताब में नहीं मिलेगा कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। आपको चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर में आपको पूरा एकदम खजाना निकालना है। हीरा कहाँ से निकलता है,
कोयले के खदान से हीरा निकलता है, हमको पढ़ करके निकालना है, ठीक है ना। तो NaCl क्या है, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करवाएं तो बेरियम क्लोराइड बना और ये अमोनिया बना और यहाँ पे क्या बना, जल बना। तो बोला जाता है कि जब आप ये जब रिएक्शन करवाओगे ना परखनली में होगा रिएक्शन, जब NH अमोनियम क्लोराइड और BaCl2 बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब मिला दोगे ना, तो जब ये सब बनेगा, जल बन जाएगा, तो जब उस परखनली को जब टच करोगे ना, छूओगे तो ठंडा महसूस होगा। अब इससे क्या पता चला, ठंडा महसूस होने का मतलब ये हो रहा कि उष्मा कम गया, है ना जी, हीट जो है कम गया, उष्मा घट गया, उष्मा का शोषण हो गया, उष्मा एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अंदर जो हीट था, हीट खत्म हो गया, उष्मा का एब्जॉर्ब कर लिया, उष्मा का शोषण कर लिया। अब इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी, है ना जी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, चलिए समझ में आ गया। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, ये इसके चाहिए लिखना, और उष्मा शोषी अभिक्रिया नीचे लिख करके डिफिनेशन लिखना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका अगर एग्जाम में सवाल दे दे कि उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी किसे कहते हैं, तो उष्माक्षेपी में बताइएगा ना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्पन्न होता है उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, और वो लिख करके आपको वो वाला इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। इक्वेशन लिखिएगा, बहुत आपको वही इक्वेशन पे तो नंबर मिलेगा प्यारे, इक्वेशन पे तो नंबर मिलेगा, जोरदार नंबर मिलेगा। उष्मा शोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी, देखिए शोषी से पता चला अवशोषण होता है, उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये लिखना है उसका क्या लिखिए, एग्जाम्पल लिख देना उसमें, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एक है अवस्था में परिवर्तन, ये तो खैर आप जानते हैं अवस्था में परिवर्तन। जैसे देखो मैं मोमबत्ती लिया, ठीक है ना, मोमबत्ती, अब मोमबत्ती को जब मैं जला दिया, है ना, मोमबत्ती, अब मोमबत्ती कैसा होता है, ठोस द्रव्य की गैस, बोलो यार जानते हो ठोस होता है ना, मोमबत्ती ठोस होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। अब जब इसको हम क्या करें, जलाते हैं, जब जलाइएगा तो देखते हैं कुछ जो है उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ जो है जल बन जाता है, जल के रूप में होता है ना H2O। अब मोमबत्ती जलाने पे जो गैस निकलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है ना, और जल के रूप में जो बह जाता है, बहता कि नहीं बहता है, बोलो। मोमबत्ती को जब जलाते हैं मोमबत्ती ठोस होता है, और ठोस को जब जलाएं तो क्या हुआ, कुछ द्रव्य बन गया, द्रव्य बन के जो है नीचे फैल गया, नीचे गिरता है कि नहीं, और कुछ जो है आग हीट की वजह से उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया। एक और एग्जांपल आप जानो, कपूर, कपूर तो भाई जानते हो ना, इसको कर्पूर ही बोलते हैं ना, कर्पूर ही बोलते हैं। कपूर को आप, कपूर होता है ठोस, ठोस होता है, और जब उसको जलाइएगा, कपूर को जब जलाइएगा तो क्या होगा, वो द्रव्य नहीं बनेगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा, गायब, फना, है ना, खत्म, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कपूर ठोस है, और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जब कपूर को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब इसको मोमबत्ती को जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी कि जलाएंगे, गर्म करेंगे मतलब जलान, जब इसको हीट करें, चलो यहाँ पे लिखते हैं जलाने पे, है ना, मोमबत्ती को जब जलाएंगे तो जलाने पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे CO2 बन जाएगा, गैस बन जाएगा, और जल के रूप में बन जाएगा, है ना, जल के रूप में, ठीक है, जल के रूप में बन जाएगा। मोमबत्ती जो जल मतलब पानी तरह तरल हो जाएगा, फिर बह जाएगा, बह के फिर जम जाएगा वो, लेकिन जल के रूप में बन जाएगा, और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उड़ जाएगा। तो आपको इतनी सारी बातें में तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल गया। अब चलते हैं इसका आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण होता क्या। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया बताया, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारा कुछ करने वाले हैं। ओके, अच्छा लगा, इसको जल्दी से नोट वगैरह कर लो। ओके, ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसको, बहुत आसानी से। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया आपको, है ना। रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और उन पदार्थों को या उन तत्वों को, है ना, संकेत या सूत्रों के माध्यम से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, निरूपण करते हैं। उन्हीं निरूपण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हो गया, दिमाग में आ गया ना। जब भी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो जो पदार्थ भाग लेते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन पदार्थों को या
तो संकेतों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे है ये जानते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे है बनता कि समीकरण कैसे लिखते हैं। जैसे मैं ले लिया हूँ कोई AB नाम का कोई समीकरण है, ये रिएक्शन हुआ तो C और D नाम का कोई जो है प्रतिफल बन गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ से बनेगा कि अभिकारक को बाएं तरफ, रासायनिक समीकरण लिखने के दौरान अभिकारक को बाएं तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है और प्रतिफल को तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो है एक डैश तीर का निशान दिया जाता है, ठीक है ना। और अभिकारक में या प्रतिफल में जो जो पदार्थ भाग लेता है या जो जो पदार्थ बनता है उनके बीच जो है प्लस का साइन दिया जाता है। हो गया, ऐसी तो रासायनिक समीकरण लिखाएगा ना। अब आपको रासायनिक समीकरण बनाना कैसे है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से। फिलहाल यहाँ पे ये जानना है। चलो अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित का मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और असंतुलित क्या हो जाएगा, नॉन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, अब इसका डिफिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं कि कितना आप ना अगर ध्यान से एक मेथड से सुनते हो समझते हो ना तो डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। संतुलित का मतलब क्या होता है, एकदम संतुलित बैलेंस रासायनिक समीकरण। अब देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है या तो रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें प्रतिफल लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं और प्रतिफल लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ, देखिए इसको हम दो तरीके से हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ तत्व जो भाग ले रहा है या जो तत्व बन रहा, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब अगर इधर हाइड्रोजन है और उधर भी हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है बराबर होना चाहिए। इधर अगर ऑक्सीजन है उधर ऑक्सीजन है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बराबर होना चाहिए। या तो इसका डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों, इधर वाला क्या है, बाएं तरफ क्या है, अभिकारक है और दाएं तरफ क्या है, प्रतिफल है। तो आप बोल सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों के, यानी कि जो तत्व भाग ले रहे तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों की संख्या असमान होती है, यानी कि समान नहीं होती है, उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। हो गया, नॉर्मल सा डेफिनेशन था। अब समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते कैसे। लेकिन पहले देखते हैं कि कौन कौन समीकरण संतुलित है कौन नहीं। एक एग्जाम्पल, जैसे देखिए H2 + O2 क्या बन गया, H2O। देखो जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, पानी बन गया, जल बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखिए इधर क्या है, बाएं तरफ क्या है, प्रतिफल अभिकारक है और दाएं तरफ क्या है, प्रतिफल। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। बाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ अभिकारक है और दाएं तरफ प्रतिफल है। अब देखिए बाएं तरफ जो तत्व है उस तत्व दाएं तरफ भी होगा। देखो बाएं तरफ कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखते हैं इन तत्वों की परमाणु संख्या क्या समान है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पीस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 पीस, यानी कि हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। और यहाँ देखे दाएं तरफ देखे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो इसको कैसे करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसके लिए अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे या असंतुलित बोलेंगे। पहले मुझे ये बताओ, इस समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित या असंतुलित, क्योंकि ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा ना। हाइड्रोजन 2 उधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 उधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब यही सवाल यही आपको दिया रहे और यहाँ पे 2 लगा रहे, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 लगते हैं। अब देखो, अब जरा इसको देखो, ये समीकरण क्या संतुलित क्या असंतुलित। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, ये जो 2 है ना, जैसे आप मैथ में कैसे बनाते हो 2x + 2 ऐसे लिखते हो, ब्रैकेट का मतलब हो कि 2 इससे भी गुना होगा 2 इससे भी गुना होगा, ठीक है ना। या तो 2 लिखते हैं x से y z, इसका मतलब x से भी 2 से गुना हो रहा, y भी 2 से गुना हो रहा, z भी 2 से गुना हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे
2 लिखा हुआ मतलब हाइड्रोजन यहाँ पहले से 2 था और 2 यहाँ पे, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और ये जो 2 लगा ना, ये जो बाहर में इधर जो 2 लगा है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऐसा समीकरण हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। जैसे देखो H2Cl2 HCl, ये क्या समीकरण होगा, संतुलित क्या असंतुलित, H2Cl2 हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 2 है इधर में प्रतिफल में, और उधर जो अब इधर उधर नहीं करना है, अब आपको प्रतिफल अभिकारक बोलना है, ठीक है ना। प्रतिफल में हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, और सॉरी अभिकारक में हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, अब प्रतिफल में लो हाइड्रोजन भी 1 क्लोरीन भी 1, तो ये तो असंतुलित हो गया ना। अब इसको संतुलित करने के लिए हम अलग से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ देखो आप ये समीकरण क्या संतुलित होगा, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 प्रतिफल में हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ अभिकारक में हो गया, और प्रतिफल उधर देखो ये जो 2 लिखे ना, तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया और क्लोरीन के लिए भी 2 हो गया। तो ये हो गया संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। फिलहाल अभी हम 5 करेंगे, फिर 5 और कर देंगे, ताकि आपको एकदम आराम से रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे, इधर क्या है बाएं तरफ, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है ना। हमको संतुलित करने के लिए क्या जरूरी है, अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान करना है, संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से समझें। संतुलित समीकरण समान करने के लिए हमको एक नियम यूज करना पड़ेगा, उसको मल्टीपल गुना करना पड़ेगा। यानी कि हाइड्रोजन अगर 1 है, अगर हाइड्रोजन 1 है, ठीक है ना, अगर हमको हाइड्रोजन को 2 करना है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हमको हाइड्रोजन को 2 करना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर 3 करना है, जैसे HCl है, ठीक है ना, अगर क्लोरीन को 2 करना है तो हम यहाँ पे 2 ना, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है। हमको अगर इसको 2 बनाना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब जब क्लोरीन को 2 बनाने के लिए चले थे हम, तो हाइड्रोजन भी 2 बन गया, ठीक है ना। जब भी संतुलित समीकरण करना है तो जो तत्व जो लिखा रहेगा ना, जो यौगिक लिखा रहेगा, जो तत्व लिखा रहेगा, जो हमारा यौगिक जो संकेत जो सूत्र बना रहेगा, उस सूत्र के एकदम शुरुआती में, सूत्र से पहले ही हमको ऐसा डिजिट लिखना है जो मल्टीपल हो, गुना हो, है ना, और वो जो संतुलित हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहां देखिए बाएं तरफ, यानी कि इसको क्या बोलता है अभिकारक, देखिए प्रतिफल देखिए। पहले हमको तो ये जांचना पड़ेगा कि बाएं तरफ अभिकारकों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है, और दाएं तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है। देखिए बाएं तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, पहले हम निरीक्षण कर लेंगे कि बाएं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाएं तरफ हाइड्रोजन 2 है। ओके, हाइड्रोजन ठीक है, बाएं तरफ ऑक्सीजन 2 है, दाएं तरफ ऑक्सीजन 1 है, यही तो गड़बड़ हो रहा है ना, 1 है। अब देखो यहाँ पे 2, वहां पे 1 है, तो घटाएंगे नहीं, हम संतुलित करने के लिए घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। घटा नहीं सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाएंगे कैसे, गुना करके बढ़ाएंगे। यानी कि अगर ऑक्सीजन को 2 बनाना तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे 2 लिख दें, नहीं, हमको यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है ना। हमको यहाँ पे यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना H2O, जल जो है, इसके एकदम शुरू में फॉर्मूला के पहले लिखना पड़ेगा हमको H2O। अब जैसे मैंने 2 यहाँ पे लिखा, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, क्योंकि पहले हाइड्रोजन 2 था। ये जो 2 फॉर्मूला ऑलरेडी H2O होता है, जल का H2O होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो H2O में H2 ऑलरेडी 2 है, और जैसे यहाँ पे 2 लगा तो 2 दूना 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 बन गया ना, बना ना। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 बन गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 बन गया, लेकिन फिर यहाँ हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ये समीकरण हो जाएगा संतुलित। समझ में आया। यानी कि संतुलित समीकरण करने के लिए हमको घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना है, और मल्टीपल गुना करेंगे, गुना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गुना ही करना है, बीच में कहीं घुसाना नहीं। अब देखो दूसरा H2 अभिकारक में देखो हाइड्रोजन कितना है 2, ये जो 2 लगा हाइड्रोजन का है, और क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है।
तो हमको एक एक नहीं कर देना है, हमको दो दो करना है। हमको कोशिश करना है कि जो सबसे बड़ा है ना उसी के बराबर में कर दे। ऐसा क्या गुना करें कि इसके रिस्पेक्ट में वो बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो हाइड्रोजन भी 2 हो जाए, क्लोरीन भी 2 हो जाए। तो हमको कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यानी कि अगर हमको ऐसे 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 नहीं लिख देंगे गलत हो जाएगा, ये हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी 2, ये जो 2 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और क्लोरीन के लिए भी 2 है ना। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। जैसे अगर मैंने बताया ना अभी x से y z अगर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये जो 6 है x से भी गुना हो रहा, 6y से भी गुना हो रहा, 6z से भी गुना हो रहा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 2 जो हाइड्रोजन से भी गुना होगा, 2 क्लोरीन से भी गुना होगा। तो देखो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2, ये हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, Mg है। अब तुमको तो पहले तत्व का नाम भी पता होना चाहिए कि ये एक तत्व है कि 2 तत्व मिलकर बना है। तो HCl में H हाइड्रोजन है और Cl मतलब क्लोरीन है। ऐसा नहीं कि H4 हाइड्रोजन, C4 कार्बन, L4 लिथियम कर देना, तो गई भैंस पानी में फिर, ठीक है ना। तुमको तो पता होना चाहिए कि तत्व का नाम कौन है, संकेत पता होना चाहिए। अब देखो EMG से तुम M से कुछ अलग तत्व मत बना देना और G से अलग मत बनाना। EMG एक तत्व है मैग्नीशियम, ठीक है ना। Mg4 मैग्नीशियम, H4 हाइड्रोजन, C4 क्लोरीन, यहाँ पे 3 तत्व है तो इधर भी 3 तत्व रहेगा और दोनों परमाणु संख्या समान करना। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। यहाँ पे देखो बाएं तरफ यानी कि प्रतिफल में देखो मैग्नीशियम कितना पीस है, 1 पीस है। चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या गुना हो रहा है 1 और इसमें कुछ लगा भी नहीं है तो 1 हो गया। क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो घट क्या रहा, मैग्नीशियम घट रहा ना। मैग्नीशियम यहाँ पे देखो, अच्छा देख लो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये तो ठीक है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1। तो क्या करें हम, तो हम हाइड्रोजन को भी 2 बनाना है, क्लोरीन को भी 2 बनाना है, तो यहाँ पे लिख दे 2। देखो अब यहाँ पे 2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख के यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे जब 2 लिखे तो फिर ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हमको छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। हम तो अगर चाहे तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन वो उससे भी छोटा सा काट के एकदम सबसे छोटी छोटी संख्या आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देखो मिलाओ, हाइड्रोजन 1, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये जो 2 लिखे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, समीकरण संतुलित, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, लोहा Fe है ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ देखो Fe3 मतलब लोहा 3, Fe फेरस 3, O ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe3 है। इसका मतलब नहीं कि इसको हम 1 कर देंगे, नहीं, जो कम है ना उसको बढ़ाएंगे। तो क्या करें, दिमाग तुम्हारा क्या काम कर रहा कि Fe3 है तो भाई साहब यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया Fe3 हो गया, Fe3 हो गया। लेकिन देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो मैच कर गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन 4 लाने के लिए यहाँ भी इस O को भी 4 बनाना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब तुम ये मत सोचो कि दूसरा वाला बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तब तो हमारा अगला फिर करेंगे सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बिल्कुल ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी 8 बना देना, यहाँ भी हम 4 लिख देते हैं, हो गया 4 दूना 8। समझाया, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर देखो पोटेशियम, K4 पोटेशियम, Cl क्लोरीन, O4 ऑक्सीजन, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। अब क्या करें, देखो ध्यान, अब यही पे समझना है, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 3। अब क्या करें भाई, अगर ऑक्सीजन को मैं 2 से गुना करता हूं तो 2 दूना 4 हो जाता है। अरे 3 का टेबल में है ऐसा कोई जो 4 हो जाए, कभी नहीं। मतलब हमको ऐसा टेबल ढूंढना है कि जो दोनों को बराबर कर दे, इक्वल कर दे। तो इस ऑक्सीजन को अगर हम इसको सोचो कि 2 तिया 6 होता है ना, और 3 दूना भी 6 होता है ना, 2 तिया 6, 3 दूना 6, मैच करा कि नहीं। तो हम यहाँ पे 3 लगा दें, हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 तिया 6। लेकिन देखो यहाँ पे जब 2 लगाए तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, और यहाँ पे 1 1 2 है तो फिर यहाँ पे
2 लिख देते हैं, हो गया। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। समझ में आया? 5 ठो और समझते हैं। साहब अब मैंने दे दिया बड़ा बड़ा वाला संतुलित समीकरण करने के लिए, तो इसमें मैं बताता हूं और आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है? बनाइएगा। चलिए सबसे पहले 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए एल्युमिनियम कितना है अभिकारक में? एल्युमिनियम 2 1 है, एल्युमिनियम 2 है। पहले ही एल्युमिनियम 2 हो गया, मतलब हमको एल्युमिनियम यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है ना? हाइड्रोजन 2, ठीक है, क्लियर है। सल्फर 1, यहां पे जो घेर के जो 3 लिखा गया, देखिए ध्यान से देखिए, SO4 ऐसे जो घेर के लिखा गया, इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ ना, ये 3 सल्फर के लिए, S के लिए भी 3 है और O के लिए भी 3 है। तो O तो पहले अंदर में 4 है, चरतिया 12 O हो जाएगा क्या? चरतिया 12 हो जाएगा, और सल्फर तो 1 ही है ना अंदर में, तो 3 हो जाएगा ही। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पे हो रहा कि यहाँ पे सल्फर 3 है, ऑक्सीजन चरतिया 12 है, ठीक है ना? अब भाई साहब मैं क्या करूं जो बराबर है? एल्युमिनियम तो ठीक हो गया, चलिए हो सकता है एल्युमिनियम बढ़ाना पड़ सकता है अगर हम यहाँ पे गुना वगैरह करेंगे तो, ठीक है? देखते हैं क्या करना है। अच्छा ऑक्सीजन कितना है? 12, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम 3 लगा दें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, तो अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन हो गया चरतिया 12 हुआ ना, क्योंकि ये 3 तो हाइड्रोजन के लिए भी है, 3 सल्फर के लिए, 3 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 3 लगा दे तो 3 ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। सल्फर 3, ओ माय गॉड, सल्फर भी 3 हो गया, खत्म कहानी है ना? ऑक्सीजन चरतिया 12, सल्फर 3 और यहाँ पे 3 हो तो गया भाई। अब क्या बचा मेरे को? हाँ लेकिन ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो हमको भी यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 3 दूना 6। मिला लेते हैं, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, ये जो 3 लगाओ ना सबसे गुना होगा। सल्फर 3, ये 3 जो है सल्फर के लिए था पहले से, ऑक्सीजन 4 था, 3 लगाए, चरतिया 12, ये समीकरण हो गया संतुलित। इसके बाद भी अगर आपको इतना बनाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा आराम से, इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, मतलब जिसका हद ही नहीं है। देखो एल्युमिनियम कितना है प्यारे? 2 है। अब आपको पता चल जाएगा ना कि कौन एल फॉर एल्युमिनियम है। यहाँ पे SO4 को 1 मत गिनना, यहाँ पे S सल्फर है, O ऑक्सीजन है, ठीक है ना? ये तो आपको पहले पता होना चाहिए प्यारे। एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, इधर आते हैं, एल्युमिनियम 1, ऑक्सीजन 2। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम इसको 3, अच्छा 2 को हम 3 बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा? 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 दूना 2 जब भी बनेगा तो 4 बनेगा, 2 तिया 6 बनेगा, 2 चौक 8 बनेगा, 2 पचे 10 बनेगा, है ना? 3 वाला है तो 3 जब भी बनेगा तो 3 दूना 6 बनेगा, 3 तिया 9 बनेगा। तो कौन सा HCF निकालो, सबसे बड़ा सबसे छोटी संख्या जो दोनों को बराबर कर रहा। तो अगर हम इसको 3 से गुना करें, इसको यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को बराबर कर देगा। तो देखो 3 से गुना करें तो 3 दूना हो गया 6, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पे लगा था 2, देखो कितना हो गया? 3 दूना 6। लेकिन एक बात हो गया, एल्युमिनियम 2 था, 2 लग गया तो 4 हो गया ना, तो हमको भी एल्युमिनियम के यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, समीकरण संतुलित हो गया। आया समझे? मिला लेते हैं, एल्युमिनियम 2 दूना 4, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया। चलिए Na बोले तो सोडियम, Br बोले तो ब्रोमीन, Cl बोले तो क्लोरीन, 3 तत्व है, 3 तत्व उधर भी सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है? अब देखते हैं, सोडियम 1, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 2 हो रहा ना? अच्छा क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। अब क्या करें? देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हम घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ब्रोमीन 2 है तो इधर भी ब्रोमीन 2 बनाना पड़ेगा, इधर ब्रोमीन 2 है तो इधर भी ब्रोमीन 2 बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो ब्रोमीन 2 हो गया, मिल गया, लेकिन 2 लिखने के बाद सोडियम भी 2 हो गया, और यहाँ पे सोडियम 1 ही है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सोडियम 2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिखे सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर तो ऑलरेडी क्लोरीन 2 है ही है, हमारा हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है ना? चलो नंबर 9 देखते हैं। Cu बोले तो कॉपर, Ag सिल्वर है, N देखो यहाँ पे NO 1 ना है, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 गो तत्व हो गया, ठीक है ना? Cu कॉपर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम A चांदी है। अब देखो Cu 1 है, Ag कितना है? 1 है, चलो ये ठीक 1 है। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, बताओ, अभी मैंने बताया ऐसा वाला
है ना। देखो ये जो 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, कॉपर के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा रहता तो सब के लिए होता। यहाँ पे 2 लिखा मतलब नाइट्रोजन के लिए भी 2 और ऑक्सीजन के लिए भी 2। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखो पहले से 3 था अंदर में, तो 3 दूना 6 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 हो गया ना। तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे 2 लगाए तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हुआ कि नहीं। देखो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 दूना 6, और भाई साहब यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूना 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, देखो 3 दूना 6 और नाइट्रोजन 2, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने बाद सिल्वर 2 एजी 2 हो गया ना, सिल्वर 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है ना, तो यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपर 1। तो बस अब तुम्हारा ये वाला रहा होमवर्क, है ना। इसको संतुलित करो जल्दी से और नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट वगैरह करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलिए, तो आइए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। संयोजन के मतलब क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन है, सवाल आता है हर बार एग्जाम पूछता है, ये चारों से सवाल ज्यादा पूछता है, ये चारों से, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये चारों जो है रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे, ठीक है ना। तो और इस चारों से बहुत ज्यादा सवाल बनता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री का पहले लेसन से। तो पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। संयोजन मतलब हो गया जैसे ये 2 पेन है, इसको ऐसे मिला दिए, या तो 2 कलर है दोनों को मिला दिए, अब दोनों को मिलने के बाद एक नया कलर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसका हम जानते हैं डिफिनेशन क्या होता है, सिंपल समझते हैं डिफिनेशन। जब कोई पदार्थ, जब 2 या 2 से अन्य पदार्थ, 2 पदार्थ या किसी और पदार्थ के साथ जब मिलता है, यानी कि बोल सकते हैं जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलता है और मिलने के बाद जो है वो नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। लेकिन जो पहले पदार्थ था और जो नया पदार्थ बना, उनका गुण क्वालिटी जो है भिन्न रहेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सा डेफिनेशन है, या तो बोल सकते हैं जब कोई 2 पदार्थ, चूंकि यहाँ पे संयोजन होगा तो संयोजन के लिए 2 पदार्थ होना जरूरी है। जब कोई 2 पदार्थ आपस में मिलता है और मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण, जो नया पदार्थ बना उसका गुण जो है पहले वाला पदार्थ के गुण से एकदम अलग अलग, एकदम भिन्न होता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसका मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये 2 तत्व हो गया, और दोनों तत्व मिलने के बाद क्या बन गया, HCl बन गया। यहाँ पे 2 डालते हैं। तो देखो 2 पदार्थ जब मिला, अब मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, संयोजन हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में समझता हूँ, पहले हम संयोजन के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर वियोजन समझेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड पे जब मैंने पानी में क्या मिला, H2O मिला दिया, जल मिला दिया, तो अब मेरे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। देखिए CaOH2। अब यहाँ पे देखो Ca हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो क्या है, ये इसको बोलते हैं कली चूना, है ना, कली चूना बोलते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसमें पानी नहीं डाले, बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें जो है जल मिला दिए, पानी डाल दिए, डालने के बाद क्या हुआ, ये दोनों मिलने के बाद एक बुझा हुआ चूना बन गया, जिससे हम पेंट करते घर को, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो देख रहे ये दोनों क्या हो रहा, कंबाइन हो रहा, कंबाइन होने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हमारे सामने है जो कि मुझे देखना है संयोजन में। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO2, तो MgO बन गया। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला, मिल रहा, क्या हो रहा, कंबाइन हो रहा, कंबाइन होने के बाद क्या होगा, MgO बन रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है मिल करके कॉम्बिनेशन होकर के एक नया पदार्थ का निर्माण बन कर रहा। लेकिन इसका जो क्वालिटी होगा, इसका जो गुण होगा, इधर वाला से गुण से पूरा अलग होगा, भिन्न होगा। इसको संतुलित वगैरह कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक और एग्जांपल लो,
सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको भी हमको संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या हो रहा, मिल करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहा, ये समझना है। एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है, देखना है। जैसे ही मिल के नया पदार्थ बन रहा, समझना कि क्या हो रहा, संयोजन हो रहा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया संयोजन अभिक्रिया। अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ओके, इसको पहले हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ, ठीक है। समझ आ गया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी सवाल पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनेशन लिखना है, और डिफिनेशन लिखने के साथ एक दो ठो इक्वेशन बना के एग्जाम्पल देना उसको, चूंकि एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। कभी कभी वियोजन बोलेगा, कभी कभी अपघटन बोलेगा, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटेगा, ये क्या होगा, टूटेगा। अब अपघटन का मतलब ये हो रहा वियोजन हो जा रहा, टूट रहा। इसका डेफिनेशन जानते हैं, जब कोई बड़ा सा पदार्थ है ना को जब गर्म किया जाता है, या तो जब कोई बड़ा सा पदार्थ जो है उसको गर्म किया जाता है, या अभिक्रिया के बाद जब कोई बड़ा सा पदार्थ अभिक्रिया के बाद टूटकर छोटे छोटे दो या दो से ज्यादा पदार्थ का निर्माण करता है। लेकिन जो नया पदार्थ बनता है पहले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, यानी कि जो पदार्थ बनेगा उसके गुण से भिन्न होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल जान लेते हैं। समझ आ गया इसका डिफिनेशन अपघटन अभिक्रिया का। जैसे देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को काके हम गर्म कर दिए, ठीक है ना, गर्म कर दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो इसका और एग्जांपल समझते हैं। तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट को काके गर्म किए, गर्म करने पे ये टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया, ठीक है ना। अब ना वियोजन जो अभिक्रिया होता है, कभी कभी गर्म करके टूटता है, कभी इस पे ना विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो भी वियोजन हो जाता है, कभी प्रकाश का लाइट पड़ता है तो भी वियोजन हो जाता है। यानी कि वियोजन का जो घटना है ना वो तीन तरह से होता है। एक ताप मतलब गर्म करने मतलब ताप देने पे, हीट करने पे, है ना, हीट किए यानी कि तापीय वियोजन उसको बोलेंगे। जब हीट करेंगे या तो इसको समझो ताप दे रहे हैं, गर्म करने मतलब क्या, उसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये तापीय वियोजन कहा जाएगा। अगर किसी को हम विद्युत डाल रहे हैं और विद्युत से वियोजन हो रहा, टूट रहा, तो उसको विद्युतीय वियोजन बोलेंगे, ठीक है ना। कोई प्रकाश से वियोजन हो रहा तो प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। जैसे समझो ये तो हमारा क्या हो गया, विद्युत से ताप हो रहा, तापीय वियोजन। दूसरा समझते हैं, अब हम देखो जल H2O, ये क्या है, जल है, पानी है। पानी में अगर तुम करंट डालोगे ना, तार करंट वाला वायर जिससे करंट फ्लो होता है, करंट जब पानी में डालोगे तो देखोगे पानी चढ़ चढ़ करके उड़ने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ पानी में जैसे ही आप जो है ना विद्युत धारा, पानी में जैसे ही आप विद्युत धारा डालोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये जो वियोजन हो रहा ना, क्या हो रहा है, ये वियोजन हो रहा है। यहाँ पे दो डाल देते हैं तब ना, हाँ दो डाल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे दो डाल देंगे, ये तो हम संतुलित कर लिए। तो देखो पानी में H2O, पानी में क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये टूट गया और टूट के हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है ना। सवाल बन सकता है कि पानी में जब विद्युत धारा डालेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, बताओ तुम लोग फटाफट। जब पानी में विद्युत धारा डालेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकल रहा और हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अच्छा समझते हैं, और तीसरा समझते हैं, जब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। इसका फोटोग्राफी के कैमरे का जो लेंस होता है ना, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। आता है सवाल कि फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा यौगिक किया, तो कौन सा क्या यूज किया था, तो सिल्वर ब्रोमाइड बोलेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड को जब इसको क्या करेंगे, प्रकाश, जब हम यहाँ पे प्रकाश यानी कि धूप में जब इसको रख देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको संतुलित कर देते हैं। देखिए सिल्वर यहाँ पे तो संतुलित हो गया। जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में डालें, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्रकाश में रखेगा, जब धूप पड़ेगा उसमें, तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और विद्युत धारा वाला, और हम आपको चाहे तो बता सकते हैं विद्युत धारा वाला। देखो विद्युत धारा से और बता सकते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक है ना, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा,
है ना, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि जब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, टूटा कि नहीं, गर्म करने पे टूटा। यहाँ पे जल में विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हुआ। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड में जब प्रकाश पड़ा, जब लाइट पड़ा तो सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग। इस तरह सिल्वर आयोडाइड भी इसी तरह होता है। देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किए, यानी कि NaCl पानी घोल दिए, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ओके, तो आइए अब समझते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये 2 समझ के हम लोग विस्थापन समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ एक जो है परमाणु संख्या को डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा, एक जगह से उठाकर फेंक दिया जाएगा, उधर साइड कर दिया जाएगा। इसका डिफिनेशन यूं समझे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो यौगिक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होगा, उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को किसी दूसरे यौगिक के परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें जो यौगिक होगा, उस यौगिक का कोई एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा जो है विस्थापित कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने मिला दिया यहाँ पे, जैसे Fe है, लोहा है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। लोहा है, कॉपर सल्फेट है, तो ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट, ये विलयन हो गया, ठीक है ना। तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा क्या, FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर जो है सैड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे Fe लोहा था, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से अब क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित मतलब हटा दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो लोहा जाके यहाँ पे FeSO4 बन गया, कॉपर अलग हो गया। अब इससे आपको तुम्हारा सवाल बनता है कि जो लोहा होता है और जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका रंग जो है क्या होता है, इसका रंग जो होता है नीला होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का रंग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहा के डाल दिए, तो सवाल बनता है कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाल देते हैं तो बन जाता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बनता है, तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है जी, है ना, इसका रंग हरा हो जाता है, हरा कलर हो जाता है, ठीक है ना, हरा कलर, ठीक है ना, हरा कलर हो जाता है, ठीक है, याद कीजिएगा। फिर ये कॉपर सल्फेट है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं, नोट कर लेना, नीला थोथा या नीला कशिश बोलते हैं। इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं क्या, हरा थोथा, हरा थोथा। सवाल बनता है डायरेक्ट कि नीला कशिश या कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है। जब कोई विलयन में, सुनो ध्यान से, जब कोई विलयन में लोहा डाल दिए तो वो जो है कॉपर फेरस सल्फेट बन जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं जब कोई विलयन में लोहा डाले तो फेरस सल्फेट बन गया और उसका कलर हरा हो गया, तो पहले विलयन में क्या था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल जानते हैं, जब जिंक लेते हैं, जस्ता। अच्छा एक चीज यहां से, एक चीज हमको ज्ञात हो रहा क्या कि देखो लोहा किसको हटाया, कॉपर को हटाया, है ना। लोहा जो है कॉपर को हटाया, मतलब लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। सवाल बनता है कि लोहा कॉपर में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो जिसको भगाएगा, जो जिसको हटाएगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे लोहा कॉपर को हटा रहा ना, तो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। फिर देखते हैं ZnCuSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है ना, ZnCuSO4। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिंक जो है कॉपर को हटाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और Cu जो है अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात याद कर लीजिए, ये बात आपको याद करना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, एक होता है जिंक और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। यानी कि जिंक की अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन सल्फेट से करवाएं तो जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है गैस निकल जाएगा। सवाल तुम्हारा बनता है कि अब हाल में हमने तो शुरू में ही मैंने बताया था कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बनता है। तो ये तीनों जो मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, तीनों से समझो क्या समझ रहा, तीनों से क्या समझ रहा है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, लोहा जो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सवाल बनता है जिंक
लोहा और जिंक कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील, दोनों कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है कॉपर को हटा दे रहा है, जिंक सल्फेट बन जा रहा है, ये विस्थापित हो रहा है कि नहीं, विस्थापन हो रहा। यहाँ जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा दे रहा, तो जिंक सल्फेट बन गया। समझ में आया? चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको तो रिएक्शन देख करके पता चल जाएगा कि कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, कौन विस्थापन है। द्विविस्थापन में दो, इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होगा, दो यौगिक होगा, अपने आयनों का ट्रांसफर करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया जो है नया जो यौगिक का निर्माण करेगा, अपने आयन का क्या करेगा, आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, उसके बाद AgNO3, ये दोनों अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया होने के बाद क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, जब NaCl हुआ और AgNO3, ये दो यौगिक है, इसका डिफिनेशन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का, दो या दो से नए यौगिक का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। अब आयनों का कैसे ट्रांसफर कर रहा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोडियम जो है ना, सोडियम जो NaNO3 के साथ चला गया और क्लोरीन जो है AgCl के साथ आ गया, ठीक है ना। क्लोरीन यानी कि NaCl में से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर जो है, ये दोनों मिल गया करके, तो AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया और NaNO3 हो गया। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल समझिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट रहेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, ये रिएक्शन होगा तो H2SO4 बन जाएगा, सल्फर बन H2SO4 बन जाएगा और फिर H2SO4 और कॉपर सल्फेट बन जाएगा ना, CuS कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuS बन जाएगा कॉपर सल्फेट। यहाँ पे भी देखो वही काम हो रहा, यहाँ पे देखो कॉपर जो है सल्फेट से जाकर मिल गया और हाइड्रोजन कॉपर जो है सल्फाइड से, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड से जाकर मिला और हाइड्रोजन जो है सल्फेट से जाकर मिला, SO4 मतलब सल्फेट। तो इस तरह से रिएक्शन में क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये चारों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चारों से भी हर बार सवाल पूछा जाता है, कभी बोलेगा वियोजन संयोजन और अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, दोनों का उदाहरण डाल दीजिएगा, अंतर स्पष्ट हो गया। विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया आप क्या समझते हैं, आपका डेफिनेशन लिखना है और दोनों का एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं इसके अगला पार्ट। तो चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, यहाँ पे देखना है उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे भी सवाल बनता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, उपचयन को जो है ना, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। सवाल याद रखिए कि उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलेंगे और अपचयन को अवकरण बोलेंगे, ठीक है, दोनों सेम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं, और एक है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहले समझते हैं उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग मतलब निकलता है। या तो बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको संतुलित करना चाहिए था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा, ठीक है ना, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा, जुड़ रहा, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब हाइड्रोजन ह्रास हो या ना हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होना जरूरी है। या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा,
मैंने क्या बोला, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यानी कि हो सकता है कभी ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो सकती है या तो हाइड्रोजन का ह्रास भी हो सकता है, ठीक है ना। तब उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, तो कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो कॉपर का क्या हो रहा, कॉपर का अपचयन हो रहा, क्या हो रहा, अपचयन, सॉरी उपचयन बोलेंगे ना, उपचयित, इसको बोलेंगे कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे कॉपर उपचयित हो रहा, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा, उपचयन। देखो ध्यान से समझो, रिएक्शन का नाम पूछा जाएगा तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो इसको तो ऐसे विस्थापन अभी क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया ही बोल सकते हैं। लेकिन उपचयन और अपचयन में अगर डिफाइन करना हो तो ये क्या हो रहा, कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा, तो कॉपर ऑक्सीजन आके जुड़ रहा, तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया हो गया। लेकिन पूछा जाएगा इसमें उपचयित कौन हो रहा, कौन उपचयित हो रहा, तो किसमें आके मिला, कॉपर में आके ऑक्सीजन मिला ना, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा, उपचयित हो रहा, ना कि कॉपर ऑक्साइड का उपचयित हो रहा। उपचयित कौन हो रहा, कॉपर जो है उपचयित हो रहा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे समझते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जस्ट उपचयन का उल्टा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ये दोनों काम हो सकता है। उसमें क्या हो रहा था, उपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ ऑक्सीजन ह्रास हो जाएगा, वहां हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल समझो, H2Cl2 क्या बन गया, HCl बन गया। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन जाके जुड़ गया ना, देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन जाके जुड़ा। अब बताओ क्लोरीन में हाइड्रोजन जाके जुड़ा, तो अभी मैंने क्या बोला, अपचयन का, ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यहाँ देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही ना, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि, यहाँ पे इसमें जो है जाके जुड़ गया, क्या, हाइड्रोजन जाके जुड़ा, क्लोरीन में हाइड्रोजन जाके जुड़ा, तो इस क्लोरीन का क्या हो रहा, अपचयित हो रहा, क्या हो रहा, अपचयित हो रहा, ठीक है ना, अपचयित हो रहा। यानी कि कौन सा रिएक्शन है, अपचयन रिएक्शन है। समझ आया। ऑक्सीकरण और अवकरण, उसी को ऑक्सीकरण बोलते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, अपचयन को अवकरण बोलते हैं। आप समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण जो है साथ साथ होती है। जैसे यहां पे समझते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड को जो है हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से संयोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से संयोग करते हैं, तो कॉपर जो है ना, देखो कॉपर जो है क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पे Cu बन जाता है अलग से, और H2O जो है इधर अलग से बन जाता है, जल बन जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देखो, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, हटा कि नहीं, देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा, हट गया। अब यहाँ पे कौन अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन जब हट जाएगा तो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा, है ना जी, अपचयन, अपचयन। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें अपचयित कौन हो रहा, तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा, ना कि कॉपर अपचयित हो रहा, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा, क्योंकि अपचयन यही अभिक्रिया हो रहा है ना, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन मिल रहा, देखिए हाइड्रोजन बेचारा अलग था ना, और ये ऑक्सीजन यहाँ से भागा और कहाँ चला है, यहाँ पे चला आया, ठीक है ना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके मिल गया। तो जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, जिसमें ऑक्सीजन जाके मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि उपचयित कौन हो रहा, कौन उपचयित हो रहा, तो हाइड्रोजन का उपचयित हो रहा और CuO का, कॉपर ऑक्साइड का अपचयित हो रहा। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अब हम इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, इससे पहले पढ़ा कि कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें उष्मा भी निकलता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए थे, पानी निकला था, कैल्शियम ऑक्साइड चूना बना था, है ना, और हीट भी निकला था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का हमारे लाइफ जीवन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। साग सब्जी जो कंपोस्ट बनता है ना, उस जो अभिक्रिया होता है उसमें भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। नोट पॉइंट रखेंगे, सवाल पूछता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। साग सब्जी में जो कंपोस्ट बनता है वो भी क्या होता है, उष्मा क्षेपी
रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और हम लोग जो श्वसन करते हैं, श्वसन अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी होता है। मैंने बताया था जब सांस लेते हैं ऐसे छोड़ेंगे तो हीट निकलेगा, हाँ ठीक है ना, हीट निकल रहा तो ये भी श्वसन भी क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। सवाल पूछता है कि शाक सब्जियों का विघटित होना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और श्वसन अभिक्रिया जो है वो जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया संक्षारण। संक्षारण क्या होता है प्यारे, चलो जल्दी से बताओ। संक्षारण देखो क्या होता है ना, जब हम लोहा को वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब लोहा लाए और छत पे छोड़ दिए, बाहर में से छोड़ दिए, तो लोहा में धीरे 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 क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा तो उसको बोलेंगे, अब उसको जंग को जो जंग लगता है ना उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अब इसको जंग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पेंट करना पड़ेगा, या तो जस्ता की परत चढ़ाना पड़ेगा, जस्ता की परत चढ़ाना पड़ेगा। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय है, पेंट कर सकते हैं या तो जस्ता की परत चढ़ाते हैं। तो जब लोहे की कोई छड़ है ना उस पर अगर जस्ते की परत चढ़ाएं तो उस क्रिया को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, जस्तीकरण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण। समझ में आ रहा कि जब कोई लोहा को ऊपर जस्ता की परत चढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। जस्ता की प्रक्रिया मतलब ऐसे थोड़ी ना पेंट की तरह उठा कर दीजिएगा, वो जो है ना विद्युत के हिसाब से होता है, इलेक्ट्रिक से होता है। और पेंट तो हम यूं ही कर देते हैं, ठीक है। लोहा को ऐसे तो नॉर्मली लोहा को बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो संक्षारण समझ रहे हैं, जब कोई लोहा की वस्तु जो है वायु से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो संक्षारण हो जाता है। संक्षारण मतलब बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं संक्षारण। जंग लगना नहीं बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे, ठीक है ना। इसको बचाने के लिए पेंट कर सकते हैं या जस्ता की परत चढ़ा सकते हैं। जस्ता की परत जो चढ़ाते हैं उस अभिक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है क्लोज, समाप्त हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो जो मैंने बताया इसको पॉइंट बना के लिख लो, वही तुम्हारा नोट से बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा नोट से लेना चाहते हो तो बस नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखेगा या तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में दिखेगा मेरा मोबाइल नंबर, वहाँ पे आपको जाके क्या करना पड़ेगा, 250 रुपया उस नंबर से आपको पे करना पड़ेगा, गूगल पे, पेफोन या तो पेटीएम। साल भर के लिए फ्री है, सिर्फ 250 रुपया में, ठीक है ना। साल भर के लिए उतने 250 रुपये में आपको सारा नोट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलते रहेगा। अगर खुद से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो फिर मैं इन्हीं बातों को अच्छे तरीके से छाप करके आपको देने वाला हूँ। तो फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।